Okay, in the last lecture we had learned chapter number 2, India events after 1960, and in this part of the chapter we had learned some part of this chapter. Then now today we are going to start the next chapter. The next point is there, which is challenges in social field. Challenges in social field. Okay, such a type of change or such a type of event was also the important event in our India. Okay, changes in the social field. During this period, there was several major changes in the social field in India. That means in 1991. ओके 1991 में बहुत से सारे चेंजेस हमारे सोशल फील्ड में वहां पे हुए. इंडिया के जो सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत से सारे चेंजेस वहां पे हुए थे, उनके बारे में हम यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं. ओके, सम ऑफ द चेंजेस आर रिलेटेड विद द इश्यू ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. तो जिसमें से कुछ ऐसे इश्यूज थे वो जो वुमेन थी, महिलाएं थी, उनके एम्पावरमेंट के लिए थे. मतलब उन्हें सशक्त करना था. ये वीकर सेक्शन में आ रही थी वुमेन, है ना. तो उन्हें डेवलप करने के लिए, उनके अंदर चेंज, अच्छे वाले चेंज लाने के लिए कुछ इश्यूज वहां पे थे, उन्हें चेंज करना था. एंड द अदर आर रिलेटेड विद द पॉलिसीज रिगार्डिंग टू अपलिफ्ट ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो सोसाइटी के अंदर कुछ डिप्राइव्ड सेक्शन में कुछ पीपल थे. डिप्राइव्ड सेक्शन मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस में आने वाले पीपल थे, है ना. मतलब जिनकी तरक्की कम थी, जिनकी डेवलपमेंट सोसाइटी के अंदर कम थी, ऐसे जो पीपल थे, डिप्राइव्ड पीपल, है ना, वंचित ऐसे पीपल जिन्हें कहा जाता है. ऐसे पीपल के लिए कुछ पॉलिसीज वहां पे बनाई गई और उन्हें भी, उनकी भी प्रोग्रेस करने की कोशिश की गई है. टू प्रमोट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन, अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट was created in 1985 under the Ministry of Human Research Development. तो ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट के मिनिस्ट्री के अंडर में एक डिपार्टमेंट वहां पे ओपन किया गया, एक कमेटी बनाई गई जो थी डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. और ये वुमेन एंड चाइल्ड के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बनाई गई थी. ओके, some laws were made to ensure social justice to women and to help the implementation of various schemes. तो यहाँ पे कुछ लॉज बनाए गए थे सोशल जस्टिस करने के लिए, है ना. सोसाइटी के अंदर न्याय, इक्वेलिटी लाने के लिए वुमेन के लिए कुछ स्पेशल ऐसे लॉज वहां पे बनाए गए, जिनका इम्प्लीमेंटेशन भी किया गया और अलग अलग तरह की स्कीम्स भी वहां पे बनाई गई, ताकि जो महिलाएं हैं, जो वुमेन है, उनकी सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट हो. दे इंक्लूड द प्रोहिबिशन ऑफ डावरी एक्ट. तो इसमें कौन सी चीज को इंक्लूड किया गया? प्रोहिबिशन ऑफ डावरी एक्ट, है ना. दहेज के खिलाफ में एक लॉ वहां पे बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया. इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था, डावरी एक्ट क्या होता है. तो ये डावरी एक्ट के अगेंस्ट में लॉ बनाया गया. इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, then as per the 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. तो सोसाइटी के अंदर इक्वेलिटी लाने के लिए, मतलब जो वुमेन है और मैन है, इसमें इक्वेलिटी आनी चाहिए. मतलब जिस तरह से वहां पे मतलब मैन जो थे उनके मतलब वो डोमिनेटेड थे सोसाइटी के अंदर, मतलब उनकी सैलरी वगैरह ज्यादा थी, उन्हें ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज थी और हर एक चीज में उन्हें आगे वहां पे देखा जाता था. लेकिन वुमेन को बहुत सी सारी चीजों के रेस्ट्रिक्शन वहां पे थे. तो ये रेस्ट्रिक्शन कम करके उनके अंदर इक्वेलिटी लाने की कोशिश की गई, जिसमें 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन में जो मतलब लॉ है ना, तो उसमें अमेंडमेंट की गई, यानी रिपेयरिंग की गई, सुधारना की गई. सीट्स वेर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज के लिए कुछ सीट्स वुमेन के लिए वहां पे रिजर्व की गई. अब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज क्या होती है? फॉर एग्जांपल, वी आर लिविंग इन सटाना एंड सटाना इज अ टाउन, ओके, नॉट अ डिस्ट्रिक्ट और अ विलेज, इट इज अ टाउन. दैट्स व्हाई द लोकल गवर्नमेंट इज कारपोरेशन इन सटाना. ओके, तो सटाना के अंदर नगर पालिका है ना, कारपोरेशन है. तो ये लोकल बॉडी हुई या लोकल गवर्नमेंट हुई.
जो कॉरपोरेशन है हमारे सटाने के अंदर की नगर पालिका, ये लोकल बॉडी हुई। और इसमें जो नगर सेवक है उनके लिए कुछ रिजर्व सीट, मतलब महिलाओं के लिए उसमें कुछ रिजर्व सीट है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कुछ रिजर्व सीट वहां पे रखे गए। इस तरह की फैसिलिटीज वुमेन को दी गई। देन अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द makers of Indian Constitution, some constituent of the Indian society were deprived. Okay, तो जिस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग थे, जिसमें some constituent of the Indian society were deprived, जिसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसे थे जो सोसाइटी से वंचित थे, सोसाइटी से दूर थे, डिप्राइव्ड थे ऑफ डिग्निटी देन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम की वजह से उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी वहां पे नहीं मिलती थी। वो इस तरह की चीजों से मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटर या गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें हैं उनसे दूर थे। तो क्या किया गया उसके लिए भी, द काका साहेब केलकर कमीशन वॉज सेट अप इन 1953 टू मेक रिकमेंडेशन सो एज इम्प्रूव देयर कंडीशन। तो ऐसे जो डिप्राइव्ड पीपल थे, जो कास्ट की वजह से या किसी अदर मतलब रीजन की वजह से लोकल जो गवर्नमेंट है उससे दूर थे या एडमिनिस्ट्रेशन से दूर थे, है ना, तो उनके लिए एक चीज वहां पे बनाई गई जो काका साहेब केलकर इन्होंने बनाई थी। काका साहेब केलकर कमीशन उन्हें उसे कहा जाता है, जो कमेटी बनाई गई उसे काका साहेब केलकर कमीशन ये कहा जाता है, जो 1953 में बन गई। और ऐसे जो पीपल थे उनकी कंडीशन इंप्रूव करने के लिए, जो डिप्राइव्ड पीपल थे उनकी कंडीशन इंप्रूव करने के लिए ये सेटअप किया गया था। इन 1978 a commission was constituted under the chairmanship of B.P. Mandal to study the issue of the backward classes। तो सोसाइटी के अंदर के जो बैकवर्ड क्लासेस वाले पीपल थे, है ना, बैकवर्ड क्लासेस वाले जो पीपल थे उनके बहुत से सारे इश्यूज थे, मतलब उनकी डेवलपमेंट सोसाइटी के अंदर नहीं थी। तो उनकी डेवलपमेंट के लिए, उसके ऊपर स्टडी करने के लिए बीपी मंडल इनके चेयरमैनशिप के अंडर में एक कमीशन वहां पे सेटअप किया गया जो 1978 में किया गया था। द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन वॉज adopted in order to strengthen the representation of backward section in various services and institutions। तो ये बैकवर्ड सेक्शन के जो पीपल थे उन्हें अलग अलग तरह की सर्विसेज वहां पे मिले, मतलब अलग अलग तरह के जॉब्स वहां पे मिले और अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस में उन्हें जॉब मिले या एडमिशन मिले। उसके लिए एक रिजर्वेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था। किनके लिए? बैकवर्ड सेक्शन पीपल के लिए वहां पे किया गया था। द गवर्नमेंट पास्ड द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी। गवर्नमेंट ने एट्रोसिटी के अगेंस्ट में एक एक्ट वहां पे पास किया, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट इन 1989 में, टू इनेबल दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब to live with dignity and respect, free from fear, violence and oppression of the upper classes। ओके, तो जो शेड्यूल कास्ट के या शेड्यूल ट्राइब के पीपल थे जिसे हम एससी और एसटी शॉर्टकट में कहते हैं, ये भी डिप्राइव्ड पीपल थे, है ना, बैकवर्ड क्लासेस में आने वाले ऐसे पीपल थे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के। तो उनके साथ वहां पे बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो रही थी, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, अलग अलग तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था। तो एट्रोसिटी उनकी वहां पे हो रही थी, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो इस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में, इस एट्रोसिटी के अगेंस्ट में, इस टॉर्चरिंग के अगेंस्ट में एक एक्ट बना जो था प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, जो बना 1989 में। ओके, तो जिससे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पीपल हैं उन्हें कुछ डिग्निटी मिले, सोसाइटी के अंदर कुछ ऑनर उन्हें मिले, डिग्निटी मतलब ऑनर, सम्मान उन्हें मिले सोसाइटी के अंदर। ओके, उन्हें रिस्पेक्ट मिले, किन्हें? शेड्यूल कास्ट पीपल और शेड्यूल ट्राइब पीपल को रिस्पेक्ट मिलने के लिए। उसके बाद वो डरे हुए थे तो उन्हें डर से दूर करना था, फ्री फ्रॉम फियर करना था। उसके बाद उनके साथ जो वायलेंस होता था, ऑपरेशन होता था, वो कम होने के लिए ये एक्ट वहां पे बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, जो 1989 में बनाया गया।
तो जिसकी वजह से जो शेड्यूल कास्ट पीपल हैं और शेड्यूल ट्राइब के पीपल हैं उन्हें सोसाइटी के अंदर कुछ डिग्निटी मिली, कुछ रिस्पेक्ट मिला, उनका डर कम हुआ और उनके साथ होने वाला वायलेंस और ऑपरेशन ये सारी चीजें कम होकर उनकी सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट होने लगी। तो ये सारी चीजें वहां पे की गई। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबलाइजेशन। ओके, ग्लोबलाइजेशन brought about many changes in different fields like economy, politics, science and technology and society and culture। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन जो है उसने बहुत से सारे नए नए अलग अलग ऐसे कुछ चेंजेस वहां पे लाए। तो अलग अलग फील्ड में ये चेंजेस वहां पे आए थे। कौन सी फील्ड में? तो इकोनॉमी की फील्ड में, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ सोसाइटी एंड कल्चर, इसमें भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से चेंजेस आए। ओके, तो किस तरह से आए देखते हैं। वी हैव डिस्कस सम ऑफ दिस चेंजेस इन अबव पैराग्राफ। तो नीचे दिए गए कुछ पैराग्राफ्स में कुछ जो फील्ड्स है उसमें जो चेंजेस आए ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो हम देखने वाले हैं। इंडिया हैज इमर्ज एज एन इम्पोर्टेंट कंट्री ऑन द ग्लोबल सीन इन डिफरेंट स्फीयर्स। तो इंडिया ये जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी कंट्री है ग्लोबल सीन में, मतलब पूरे वर्ल्ड में, है ना, अलग अलग स्फीयर में, अलग अलग जो भी एरिया है ना, अलग अलग एरिया में हमारी इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी कंट्री पूरे वर्ल्ड में वहां पे मानी जाती है। अलग अलग स्फीयर्स कौन से? यही इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, है ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इसमें हमारी कंट्री वहां पे डिफरेंट स्फीयर में एक इंपॉर्टेंट ऐसी कंट्री मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो बहुत से सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो प्रोमिनेंट ऐसी कंट्रीज है उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं, है ना। तो वो ट्रेड के लिए बनाए हैं और अलग अलग पर्पजेस के लिए भी बनाए हैं। तो जिसमें इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा मेंबर इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का माना जाता है। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे हैं? तो लाइक G20 एक ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एंड ब्रिक्स का यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म बताया गया है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ओके, एक्रोस्टिक वहां पे बनाया गया है, मतलब जो इनिशियल लेटर्स है उनको लेकर ये ब्रिक्स वहां पे लिया गया है, BRICSA। ओके, तो इस तरह से ये ब्रिक्स वहां पे बनता है। देन इंडिया हैज experienced an important revolution in the field of telecommunication technology। तो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है उसमें इंडिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा रिवॉल्यूशन किया हुआ है। देन मोबाइल फोन्स, इंटरनेट एंड द कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बेस्ड ऑन सैटेलाइट हैव स्प्रेड ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो पूरी कंट्री के अंदर सैटेलाइट थ्रू स्प्रेड किया गया है। मोबाइल फोन्स, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को स्प्रेड किया गया है सैटेलाइट थ्रू पूरी कंट्री में। इन द पॉलिटिकल फील्ड इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड टू द वर्ल्ड हाउ अ स्टेबल डेमोक्रेसी कैन फंक्शन सक्सेसफुली। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया ने सब कंट्रीज को ये दिखा दिया पॉलिटिकल फील्ड में, क्या दिखा दिया कि इतनी बड़ी कंट्री होते हुए भी और इतनी सारी वैरायटी, मतलब वैरायटी लैंग्वेजेस में, कास्ट में, रीजन में, रिलीजन में वहां पे है, फिर भी डेमोक्रेसी को किस तरह से एग्जिस्ट किया जाता है, डेमोक्रेसी किस तरह से स्टेबल की जाती है, उसका एक एग्जाम्पल इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को दिया है पॉलिटिकल फील्ड में, है ना। डेमोक्रेसी तो आपको पता है, मैंने बताया व्हाट इज डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट है। तो द गवर्नमेंट which is for the people, to the people and by the people, it is democracy, जिसमें इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं। तो ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जांपल अगर पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री का है तो वो इंडिया का है। All this has resulted in a total transformation in the lifestyle of Indians and especially the youth। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया के अंदर जो यूथ है, स्पेशली जो यूथ है, उनकी लाइफस्टाइल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब बहुत से सारे चेंजेस वहां पे आ गए। उनकी लैंग्वेज में चेंजेस आ गए, उनके बिहेवियर में, उनकी थिंकिंग में,
उनके अटायर में वहां पे चेंजेस आ चुके हैं यूथ की। ओके, देन these changes are visible from their dietary habits, clothing, languages and beliefs। तो किस तरह के चेंजेस आए, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया, डाइटरी हैबिट्स मतलब खान पान की चीजों में चेंजेस आए ग्लोबलाइजेशन की वजह से। उसके बाद क्लॉथिंग है ना, जो कपड़े पहनने की स्टाइल है पहले अलग थी, आज अलग है। देन लैंग्वेजेस में कुछ चेंजेस आ गए। पहले हमारे यहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेजेस थे, जैसे महाराष्ट्र की मराठी है, पंजाब की पंजाबी, तमिल की तमिलनाडु, जिस तरह तमिलनाडु की तमिल, इस तरह की। तो लैंग्वेजेस में वहाँ पे कुछ इंग्लिश जो टिंट है हम वहाँ पे देख सकते हैं, और अलग अलग चीजें वहाँ पे बदल गई। बिलीफ्स के बारे में भी चेंज हो गए। पहले जो बिलीफ्स थे विदाउट प्रूफ, उसे जिसे हम ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशन कहते हैं, वो अब कम हो चुका है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। Then in the next chapter we are going to study some internal challenges before India। तो आगे वाले आने वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इंडिया के सामने जो इंटरनल चैलेंजेस है, मतलब इंडिया के अंदर के जो चैलेंजेस है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।